ओके। सो हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम के बाद से जो है नई वीडियो के साथ जो है मैं हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज के बारे में। ठीक है, तो पूरा जो डिस्कशन हमारा एवरेज पर होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या होगा कि एलिगेशन जो हमारा चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि जो एवरेज और एलिगेशन है सेम चीज़ है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज का बेसिक फार्मूला है उसी से हमारा एलिगेशन का फार्मूला निकल करके आता है। ठीक है, तो इससे जो है हम एवरेज के बेसिक फार्मूले से एलिगेशन के फार्मूले को यहाँ पर हम देख लेंगे, और इस चीज़ को हम फिर एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पूरे एलिगेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आप इस वीडियो को पूरा देखना, और उसके बाद से जो है नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। तो एक्चुअल में जो एवरेज का मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सभी को इस नंबर लाइन पर अगर हमने वहाँ पर पुट कर दिया, तो एवरेज हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा नंबर होगा जहाँ से जो लेफ़्ट में जितने भी नंबर हैं और राइट में भी उतने ही नंबर होंगे जितने कि लेफ़्ट में हैं। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा तो सपोज कीजिए मेरे पास जो है 3 नंबर्स हैं, 10, 20 और 30 हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज अब क्या होगा, ये मैं एक नंबर लाइन की हेल्प से आपको दिखाऊंगा। ये मेरी नंबर लाइन है, इस पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर सपोज कीजिए 0 है, इधर का साइड माइनस वाला है, यहाँ पर 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एवरेज एक ऐसा नंबर है जहाँ से जो है लेफ्ट में उतने ही डिस्टेंस पर जो भी नंबर हैं उतने ही डिस्टेंस पर होंगे जितने कि राइट साइड में उतने ही डिस्टेंस पर नंबर्स हैं। यानी कि अगर मैं 20 को यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो 20 से मेरा जो है लेफ्ट साइड में 10 डिस्टेंस पर है ये वाला नंबर, और इतने ही डिस्टेंस पर है 10 डिस्टेंस पर 30 वाला नंबर है। ठीक है, तो एक नंबर तो हमारा क्लियर हो गया। अब जो 20 है ये भी तो हमारा एक डेटा पॉइंट में ही है। ठीक है, इस डेटा पॉइंट में ही है, तो 20 से 0 डिस्टेंस पर मेरा लेफ्ट में 20 मिल जाएगा और राइट साइड में भी 0 डिस्टेंस पर है 20 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है कि इन तीनों नंबर्स का एवरेज मेरा क्या है, 20 है। अब सपोज कीजिए मेरे पास और ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हैं, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, इस तरह से नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं सभी को ड्रॉ करूँगा। तो ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेसिक जो मतलब मीनिंग मेरा क्या होता है जो ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं, लेकिन अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह इसका हमारा जो रियल मीनिंग होता है क्या होता है। तो मैं 10 यहाँ पर कर दिया, 20 कर दिया, फिर अगेन 30 कर दिया, 40 और 50, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हो गए जो कि मैंने नंबर लाइन पर इनको यहाँ पर शो कर दिया है। अब मैं एक ऐसा नंबर ले सकता हूँ, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 30 है तो आई थिंक इसका भी एवरेज आना चाहिए 30 ही होगा, क्योंकि इधर 10 पॉइंट्स इधर, 10 पॉइंट्स इधर, ये नंबर्स मिल गए। फिर 20 पॉइंट्स लेफ्ट में, 20 पॉइंट्स लेफ्ट में, ये नंबर्स मिल गए, और 0 डिस्टेंस पर जो है ये वाला है। तो इसका एवरेज मुझे क्या मिल जाएगा, बिना कैलकुलेट के मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 30 है। लेकिन अब हमेशा जो है इस तरह के नंबर आपको नहीं मिलेंगे कि आप यहाँ पर देख करके इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करके बता दोगे। अब हमारे पास जो है रियल लाइफ में ऐसे नंबर्स होते हैं लाइक 30.2, 50.35, इस तरह से, और काफ़ी जो है लंबी लिस्ट होती है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें जब एवरेज निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन का हम यूज नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। और वो फार्मूला हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं सभी का सम कर दीजिए, और कितने नंबर हैं, ठीक है, उससे जो है डिवाइड कर दो। यानी कि ये जो हमारा नंबर है 10, 20, 30, ठीक है, 40 और ये 50 है, तो इन सभी का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम करेंगे और देखेंगे कितने नंबर्स हैं। तो 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे उस सम को, तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एवरेज को AN से डिनोट किया है, और इसी को मैंने यहाँ पर फिर लिखा है, इसी को हम लिख देंगे
कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन में n, ठीक है। और इसको एक अलग तरीके से यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, जो हमारा एक बेसिक फार्मूला होता है उसी को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करके उससे जो है इनसाइट्स काफ़ी निकालते हैं कि यार इस फार्मूले को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हमारा हो गया कि कभी क्वेश्चन दे दिया कि हमारे डेटा पॉइंट्स है x1, x2, x3, इस तरह से हमारे डेटा पॉइंट्स हैं और इनका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, हमारा फार्मूला वाला होगा और हम इससे जो है एवरेज फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हमें क्या किया, उसने बोल दिया कि हमारे पास जो है n नंबर्स हैं और उनका एवरेज है an, तो हमें बताओ जो भी टोटल नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो अब आपके पास जो बेसिक फार्मूला है उसी में आपको ये वाला टर्म दिख रहा है, सम ऑफ n नंबर्स। बस आपको जो है इक्वेशन पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरह से इक्वेशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दूसरी साइड n को ले जाएंगे और सम ऑफ ऑल द नंबर्स क्या हो जाएगा, an इंटू n हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, 1 2। अब इनमें से कोई भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चंस को करेंगे सभी फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है हम स्टार बना करके मार्क कर लेंगे, ये हमारे जो है मेन फार्मूले हैं इस चैप्टर के। और इस चैप्टर में ज़्यादा आपके फार्मूले नहीं हैं, सिर्फ एक या दो फार्मूले हैं। और एलिगेशन में भी सेम चीज़ है, एलिगेशन में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पर मैं दिखाऊंगा क्या है, लेकिन बस उस फार्मूले को हम फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे और हमें जो है वो वाला वहाँ पर एलिगेशन वाला फार्मूला मिलेगा। अब यहाँ पर जो है एक अनदर मीनिंग हमने यहाँ पर दिखाया है, और उसमें क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर बाय विच वी कैन रिप्लेस ईच एंड एवरी नंबर ऑफ द सेट विदाउट चेंजिंग द टोटल ऑफ द सेट ऑफ द नंबर्स। अब देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास नंबर्स हैं x1, x2, x3, x4, इस तरह से xn नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ कि इसका एवरेज मुझे पता है कि भाई एवरेज इसका an आ रहा है, तो मैं सभी नंबर को an से रिप्लेस कर सकता हूँ। और वो किस कंडीशन में मैं रिप्लेस करूँगा, कि इस कंडीशन में कि जो मेरा टोटल सम आने वाला है वो चेंज नहीं होने वाला है। यानी कि मैं इसको an लिख सकता हूँ, इसको an लिख सकता हूँ, इसको भी an, इसको भी an, इसको भी an, जो भी हैं, ठीक है। लेकिन मुझे एक्चुअल वैल्यू नहीं पता इनकी, x1 की क्या एक्चुअल वैल्यू वो नहीं मुझे पता, x2 की क्या एक्चुअल वैल्यू वो नहीं मुझे पता। लेकिन मुझे ये पता है कि भाई an जो मेरा एवरेज इन सभी का है वो मुझे पता है। मैंने क्या बोल दिया कि x1 की वैल्यू क्या है, an के बराबर है, x2 की वैल्यू भी an के बराबर है, सबकी वैल्यू an के बराबर है। और क्या चीज़ मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है, मैंने ये चीज़ कंसिडर किया है कि इनका सम जो है टोटल सम चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये किस तरह नहीं चेंज होगा, चेंज होगा, इसको जो है हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं सभी को ऐड करता हूँ इधर लेफ्ट साइड में, तो मेरा क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस ये टोटल xn हो जाएगा। और इन सभी को जब मैं राइट साइड वालों को ऐड करूँगा तो क्या होगा, कितने टोटल an हो जाएंगे, n नंबर हैं, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, an हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, an प्लस an और ऐसे जो है an होगा। और ये टोटल कितने हैं, n टाइम्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू an हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो जैसे क्या है 2 + 2 + 2 + 2 लिखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता है, एक तो है कि आप ऐसे डायरेक्ट ऐड करो, और दूसरा है कि मैं यहाँ पर काउंट कर लूँगा कितने 2 हैं, 4 2 हैं तो 4 × 2 कर दूँगा, तो मेरा आ जाएगा 8। तो यही काम मैंने यहाँ पर किया। तो अब आप देखिए कि ये जो है, ये जो मैंने निकाला है और यहाँ पर ये जो निकाला है, ये दोनों इक्वल हैं नहीं है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, बेसिक फॉर्मूले पर मैं गया और वहाँ पर मैंने क्या किया, चेक किया। अभी हमने एक देखा था कि सम ऑफ n नंबर्स क्या है, an × n है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ मेरी वेरीफाई भी हो रही है।
ठीक है। तो ये एक बहुत ही मेरा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक फार्मूला निकल करके आता है और इसको मैं यूज करने वाला हूँ एज ए शॉर्ट ट्रिक। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस पे हमारे बनेंगे। ठीक है। आप जब ऐसे जो बेसिक फार्मूले को अप्लाई करते हो तो काफ़ी बार आपका क्या होता है कि आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो n टाइम्स है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। ए एन सपोज कीजिए कि 35 है और एन की वैल्यू है 71, कुछ इस तरह की है। तो दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कुछ टाइम आपको लग सकता है। ठीक है। तो हम इस तरह के बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए इस वाले ट्रिक का यूज करेंगे काफ़ी बार। ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है या फिर जो आपको बेसिक फार्मूला यूज करना है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो पहले दोनों मेथड से कराऊंगा, उसके बाद जो है हम बेसिकली देखेंगे कि हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो कैसे काम करेगी, क्योंकि आप फॉर्मूले पर सभी क्वेश्चंस को कर सकते हो। और जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप होता क्या है कि आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इतना नहीं होता कि आपसे नहीं बनेंगे। 99% जो भी क्वेश्चन है सभी बन जाएंगे। लेकिन उसमें आपका क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि टाइम की जैसे एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिलता है मैक्सिमम। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपके एक एक क्वेश्चन 3-3, 4-4 मिनट ले लेंगे एक सिंपल जो है पूरे कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए हम यूज कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एक दो इसमें प्रॉपर्टीज इसकी हम बोल सकते हैं। तो अभी एक दूसरी है कि इफ़ द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज एक्स ईयर्स। ठीक है। तो जो भी एक ग्रुप है उसमें जो भी पर्सन उनकी एज दिया है एक्स ईयर्स है टुडे एंड आफ्टर एन ईयर्स या फिर एन ईयर्स एगो। ठीक है। अगर वो पूछता है कि एवरेज एज जो भी ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी क्या होगी, तो इसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल दूंगा। अगर जो ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी एवरेज एज एक्स ईयर्स है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है, तो एन ईयर्स बाद जो है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एन एवरेज एज हो जाएगा, एक्स प्लस एन। और जो है एन ईयर्स बिफोर अगर उसकी बात करेगा तो एक्स माइनस एन ईयर्स हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअल में आया कैसे है इसको भी फिर देख लेते हैं। तो अगर जो है एक ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी एज है x1 x2 x3 और x4 है और इन सभी का एवरेज मुझे क्या दे दिया कि ए एन है। तो मैं क्या करूँगा x1 x2 x3 और सबको ऐड कर देता हूँ प्लस x4 अपॉन में यहाँ पर 4 इक्वल्स मेरा आ जाएगा ए एन के बराबर। अगर मुझसे बोलता है कि एन ईयर्स बाद जो है इनकी एवरेज एज क्या होगी, तो मैं क्या करूँगा, जो x1 की एज हो जाएगी एन ईयर्स लेटर x1 प्लस एन हो जाएगी, सेम जो है x2 की भी हो जाएगी एन से इंक्रीज हो जाएगी, x3 की भी एन से इंक्रीज हो जाएगी, सबकी एन से इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं सब में एन ऐड कर दूंगा और अपॉन में क्या अभी भी रहेगा मेरा 4 रहेगा और यही मुझे कैलकुलेट करना है कि एवरेज कितना आएगा। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें एक पैटर्न शो कराने की ट्राई करूँगा और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, और n जो है ऐड करूँगा तो 4 इंटू एन हो जाएगा अपॉन में 4। इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है। x1 प्लस यहीं पर मैं कर देता हूँ x3 है x4 है, यहाँ पर अपन में 4 यहाँ पर अपन में 4। ठीक है। क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों तरफ हमारा अपन में 4 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये वाले पार्ट की एन हो गई और प्लस में एन हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो एन हो जाएगा। तो यही चीज़ है जो एवरेज एज है उसमें अगर एन ईयर्स लेटर का पूछेगा तो क्या हो जाएगा एन उसमें ऐड कर देंगे। और सिमिलर केस हमारा होगा अगर जो है एन ईयर्स बिफोर का पूछेगा तो यहाँ पर माइनस हमारा हर जगह पर हो जाएगा और सिमिलरली यहाँ पर हमारा प्लस की जगह पर माइनस आएगा और यहाँ भी हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है कि किस तरह से हम इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। हमें पूरा जो है प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हमारा डायरेक्ट यहाँ पर आंसर मिल सकता है।
अब एक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड, और इस पर काफ़ी जो है ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो इसमें पक्का गलती करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, और ये है कि ए मैन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न्स एट 100 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर दिस जर्नी। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनारियो है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और ये वापस आ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जो ऊपर पढ़ा है उसके नॉलेज के हिसाब से आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, S1 प्लस S2 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 60 प्लस 100 अपॉन में 2, ये आ जाएगा मेरा 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपके हिसाब से ये जो है पूरा का पूरा आंसर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक नहीं की है तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए। और अभी तक जितना आपको नॉलेज है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप बोलोगे कि हाँ पूरा का पूरा सही, लेकिन ये जो सोल्यूशन है आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि जो हमारी एवरेज स्पीड है इसकी डेफिनीशन अलग हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो जब डेफिनेशन किसी चीज़ की अगर अलग हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो जो हमारी एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि द रेट एट विच द जर्नी इज कंप्लीटेड, यानी कि अब देखिए जो यहाँ से पर्सन गया ए से बी और फिर जो है वापस आया, अगर सपोज कर लेते हैं उसको जाने और आने पूरा मतलब कि जो भी जर्नी उसकी है वो टी टाइम में कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, जिससे कि वह ए पॉइंट से चलेगा और बी तक जाएगा और फिर बी से ए तक आएगा, तो उसको जो है इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस ए से बी तक x है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2x डिस्टेंस उसको ट्रैवल करने में टी टाइम में जो है वो उस कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तभी इतना वो कवर कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी अलग होती है। अब आप जो 80 किलोमीटर पर आवर से इस स्पीड को यहाँ पर कवर करवाओगे तो वो जो है ज़्यादा कवर कर सकता है। अभी इसको मैं दिखाता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और इसी से हम क्या कर सकते हैं, इस वालों को याद कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड की जगह पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर स्पीड की जगह एवरेज स्पीड होगा तो यहाँ पर हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी और यहाँ पर टोटल टाइम हो जाएगा। पूरी जितने जर्नी के ड्यूरिंग द जर्नी जो है इसको एवरेज स्पीड पूछा रहेगा। अब इस वाली जर्नी में हम देख लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी 2x हो जाएगी, और अपॉन में मेरा क्या हो जाएगा, जाने में x डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, x अपॉन में 60। ठीक है, ये टाइम हो गया, प्लस में x अपॉन 100, तो यहाँ से मेरा x कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये मेरा बचेगा 2 अपॉन में, और यहाँ पर 300 LCM 5 + 3 और 2 × 300 अपॉन में 8, ये मेरा 75 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो आया था वो 80 किलोमीटर पर आवर आया था, यहाँ पर क्या आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, जो आपकी एवरेज स्पीड है। तो अगर जो है वो पर्सन इस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ए से बी तक और फिर बी से ए तक आएगा, ठीक है, और कितने टाइम में, जो आपका टी टाइम है, टी टाइम का मतलब क्या हो गया, आपकी जो भी स्पीड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग है जो आपका टाइम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टाइम टी माना, तो अगर वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी टाइम तक चलता है तो कितना स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2x डिस्टेंस वो ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, और एक चीज़ अब इसी में और आता है कि जो ये रेट है, रेट का मतलब कि क्या है,
एक हमारे बोल सकते हैं कि पर सेकंड कितना वो चल रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा जिस स्पीड में, उसी के नियर अबाउट जो एवरेज स्पीड आएगी, ठीक है। नियर अबाउट मतलब उसके पास रहेगी। जैसे क्या है कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है और एक दूसरा एग्जांपल मेरा रहेगा। इसमें दोनों में कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि अगर ये जो है एक पर्सन जाता है ए से बी तक गया हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस दे रखा है, हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है 4 किलोमीटर है, और ये जो है उसकी स्पीड है कितने सौ गया। मैंने बोला कि जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी ना, वो उसी के आसपास में आएगी जिसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। तो हमने क्या किया कि ए से सी में जो जाएगा वो T1 मैंने माना, और T1 कितना लग रहा है इसका, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में जो भी आपकी स्पीड रहेगी तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आवर्स यहाँ पर वो स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ए से सी में जाने में। और T2 मेरा है सी से बी में जाने में, तो 4 किलोमीटर जाने में 4 किलोमीटर पर आवर से 1 आवर का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला कि जो आपकी टाइम है वो 2 आवर्स लग रही है इस वाली जर्नी में, ठीक है, इसमें ज़्यादा लगा रहा है, यानी कि जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी 2 के आसपास में आएगी, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर और आपकी टाइम क्या है टोटल 2 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 के काफ़ी पास में है। दूसरी आपकी स्पीड है 4, तो 4 के पास में नहीं है। अगर वो जो है ज़्यादा टाइम 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में यहाँ पर वो देगा, तो यहाँ पर जो है जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो इसी के आसपास में आएगी, 4 के आसपास में, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया और इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको डायरेक्ट टाइम दे दिया है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, एक तो आपका है कि 2 किलोमीटर, तो ये 1.9 किलोमीटर पर आवर है। फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया कि 4.3 है। तीसरा ऑप्शन मिल गया आपको कि 2.5 है। और आपका चौथा ऑप्शन कुछ इस तरह है जो कि 4 के काफ़ी आसपास में है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी एवरेज स्पीड होगी वो जो है 4 से ज़्यादा नहीं होगी, वो कहाँ पर होगी 2 और 4 के बीच में होगी, ठीक है। अब कहाँ पर होगी, जहाँ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो 2 आवर्स ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, यानी कि ये 4 के बहुत ही पास में मुझे मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शन मेरा यहाँ पर है चौथा जो कि 4 के आसपास में, लाइक 3.6 या 3.7 है, ठीक है। तो अब मेरे पास जो है 4 ऑप्शन है और मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डायरेक्ट इस तरह का ऑप्शन मिल जाते हैं मैं डायरेक्ट इसको टिक करूँगा, क्योंकि ये कभी हो नहीं सकता, जो 4 से ज़्यादा है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी एवरेज स्पीड आएगी इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। ये 2 से भी कम नहीं हो सकता। 2.5 जो 2 के काफ़ी पास में है तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाफ आवर सिर्फ स्पेंड कर रहा हूँ ओनली, तो मेरा इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अगेन वही हमारा सिनेरियो रहेगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो इसको आप वहीं पर कैलकुलेट कर लोगे। डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इस वाले फार्मूले को अप्लाई करके आप जैसे D1 निकाल लोगे, ए से बी में जाने में क्या है 2 × 1/2, यानी कि 1 किलोमीटर यहाँ पर चला, और D2 आपका क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर से 2 आवर्स, यानी कि 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी 8/1/2 प्लस में 2, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेन चीज़ यही है कि जो आपका एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, और एक दो चीज़ें थी कि जो किसके पास में वो जो स्पीड होगी अगर एवरेज स्पीड इस तरह से कैलकुलेट करते हो तो। अब जो है हमारे जो भी कॉन्सेप्ट थे वो सभी क्लियर हैं। अब हमें बस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करने के लिए अब जो भी है उसको पूरा देखते हैं, और यही हमारा होगा कि प्रैक्टिस इस पे आप करिए।
और इसको अच्छे से समझिए। दोनों मेथड से मैं पहले बताऊंगा, फिर जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग्स वाज 56 रन्स पर इनिंग। इफ आफ्टर द 26 इनिंग इज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन, देन व्हाट वाज हिज स्कोर इन द 26 इनिंग। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था दो मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड है कि आप जो है फॉर्मूला यूज़ करो, जो कि अभी आपने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पर जो है 25 इनिंग का दे रखा है, तो मैं क्या बोल देता हूँ कि I1 है इनिंग 1, इनिंग 2, इनिंग 3, इस तरह से इनिंग 25 तक है। और उसका जो एवरेज है, अब सेम देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ। ओके, मैं दूसरा मेथड से बताने वाला था, लेकिन उसको अभी रहने देते हैं। सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं, जो कि I1 प्लस I2 प्लस I25 और अपॉन में मेरा क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स जो एवरेज है 56 रन। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और क्या बोल रहा है नेक्स्ट में कि 26 इनिंग के बाद से जो इसका जो एवरेज है वो 2 रन से इंक्रीज हो गया, यानी कि अब एवरेज I1 प्लस I2 प्लस I25 प्लस I26 अपॉन में 26 और एवरेज बढ़ गया 2 से, यानी ये क्या हो गया 58 रन हो गया। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और क्या फाइंड करना है कि 26 इनिंग में ये जो I26 है इसकी क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू तभी हमें मिलेगी जब I1 से I25 तक की हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, I1 से I25 तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू में 25, और इसी चीज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसको पुट करते हैं 56 इंटू 25 प्लस I26, और ये इक्वल्स में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 26 इंटू 58। ठीक है, तो अब जो है I26 इक्वल्स हो जाएगा। अब देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करके हम अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और मैं आपको यहाँ पर जो है लिख देता हूँ आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से जो है मेरा ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, और उसके बाद से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 हो जाएगा, यानी कि जो 26 इनिंग है उसमें कितने रन बने, 108 रन बने हैं। तो ये तो मेरा हो गया कि मेथड 1 जो कि आपका एकदम बेसिक फार्मूला है, उससे जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए जो मैंने एक आपको स्टार लगवाया था और वहाँ पर बोला था कि मैं क्या कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे डेटा पॉइंट्स रहेंगे उन सभी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसके एवरेज से, और क्या चीज़ वहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, तब उस टाइम पर उनके जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, जो टोटल नंबर्स होंगे उन सभी का। तो उसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, और किस तरह से अप्लाई करने वाला हूँ, मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरा I1, I2, I3, I25 तक है, सभी को मैंने रिप्लेस किया 56 से। अब अगर जो है मैं इस वाले, अब देखिए बेसिक फार्मूले को थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। जो सम ऑफ नंबर्स होता है वो होता है n इंटू an होता है, और ये यहाँ पर I1 प्लस I25 है। अब अगर मैं कोई एक नंबर ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, सम जो है इतने नंबर से इंक्रीज होगा, जो भी नंबर ऐड हुआ रहेगा, ठीक है, वो नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही I26 वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो अब क्या हो जा रहा है, एवरेज तो आपका, जब आप एवरेज जब देखते हो तो क्या होगा कि सभी नंबर्स का उतना उतना इंक्रीज होगा, यानी कि 58 हो रहा है तो इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। जितने भी आपके 25 इनिंग है सभी में 2 ऐड हुआ, और जो 26 इनिंग की भी है वो कितनी आ रही है, 58 आ रही है एवरेज, इसकी भी इतनी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है इस एवरेज में इतने का, वो किसकी वजह से हो रहा है, इस 26 वाली जो इनिंग है इसी की वजह से हुआ, ठीक है,
वो इसी इनिंग की वजह से हुआ, और उस इनिंग की खुद की भी इतनी वैल्यू है, तो टोटल कितनी हो जाएगी अब I-26, 58 तो खुद की है, और एक 25 इनिंग की 2 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो +25 इंटू में 2, ये क्या हो जाएगा 108। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या समझा है कि अब कोई भी मेरा डेटा पॉइंट रहेगा, मैं उसके उस जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन सभी वैल्यूज को उसके एवरेज से रिप्लेस कर सकता हूँ। और इस कंडीशन में क्या है कि मेरा जो टोटल सम होगा उन सभी नंबर्स का वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, उसी चीज़ का मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि मेरा जो सम आने वाला है वो मेरा नहीं चेंज होने वाला है जब तक कि मैं उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना करूं। और अगर मैं उसमें कुछ ऐड करता हूं तो सम भी क्या होगा, उतने से इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसमें से कुछ मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सम भी उतने से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया कि I1 की जगह पर कोई एक ऐसे नंबर को मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया, ऐसे नंबर से रिप्लेस किया जिसकी वैल्यू क्या है, I1 से कुछ कम है, तो जो टोटल सम क्या होगा वो भी अब उतने जो भी कम नंबर था उससे थोड़ा सा वो कम हो जाएगा सम। ठीक है, अगर I1 से कोई एक नंबर ऐसा है जो ज़्यादा है तो जो टोटल सम होगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, और इस पर और भी सवाल देखते हैं तो और भी एक क्लियर होगी चीज़ें। तो यहाँ पर है कि द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर रिड्यूसेस बाई 0.5 ईयर्स इफ़ वी एक्सक्लूड द टीचर। ठीक है, और इनिशियल एवरेज दिया है 14 ईयर्स। तो क्या करना है कि जो क्लास टीचर उसके जो एज है वो पूछा है। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पहले तो मेथड 1। ठीक है, तो S1 प्लस S2 प्लस मेरा S30 हो गया, और सभी का एवरेज क्या दिया है, मैं मान लेता हूँ x है और अपॉन में 30। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इनिशियल एवरेज दिया 14 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ टीचर का प्लस t और इक्वल्स में 14 ईयर्स। ये हो गया 31। तो S1 जो कि है जस्ट ए सेकेंड, एक बार और क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर रिड्यूसेस बाई 0.5 ईयर्स इफ यू एक्सक्लूड द टीचर इफ द इनिशियल एवरेज इज 14 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, तो टोटल जो भी ये लोग हैं 30 स्टूडेंट और एक टीचर, उन सभी का एवरेज एज 14 ईयर्स है। और अगेन क्या कर रहा है, जैसे टीचर को एक्सक्लूड किया यानी कि S1 प्लस S2 प्लस S30 अपॉन में 30, तो क्या हो जा रहा है, जो एवरेज है वो 0.5 से रिड्यूस हो गया, तो ये हो गया 13.5, इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन जो है आपको क्या करना है, टीचर की एज यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जो एज आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से S1 से S3 तक आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और फिर जो है इसमें पुट कर दोगे, यहाँ से आपका टीचर की जो एज होगी वो मिल जाएगी। लेकिन अगेन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा। अब मेथड 2 जो मेरा है उसको देखता हूँ मैं। अगेन मैं वही अभी कॉन्सेप्ट यूज करूँगा, और लगभग जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी में उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूँ, जिसमें मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ एवरेज से। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सीधे लिखूँगा S1 S2 S3 S30। ठीक है, और एक है टीचर, इनिशियल उनका एवरेज था 14 ईयर्स, तो मैं 14 से सबको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जैसे ही टीचर को सॉरी
जैसे ही टीचर को एक्सक्लूड किया, इसको हमने निकाल दिया। जैसे ही इसको निकाला तो क्या होगा, ये 14 ईयर्स तो इसके साथ में आएगा, लेकिन और जो कम हो रहा है 0.5 बाकियों में से, ठीक है, वो किसकी वजह से कम हो रहा है, उस टीचर की वजह से। तो यानी कि टीचर की एज कुछ ज़्यादा थी, तो अब क्या करेंगे, 14 ईयर्स हो और 30 इंटू 0.5, तो मेरा क्या आ जाएगा, 29 ईयर्स। ठीक है, अभी वही सेम चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो टोटल सम है, ठीक है, जो भी S1 से लेकर के S और 30 और टीचर जो भी इनका टोटल सम है वो क्या है, वो जो है अभी भी उतना ही है, जब तक कि इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। और जैसे टीचर को हमने एक्सक्लूड किया तो सम में क्या होगा, सम में उतना ही चेंज होगा जितना कि टीचर की एज थी, उतने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने से माइनस हुआ, 0.5 तो सब में से माइनस होगा, और ये 14 इसका भी होगा, तो क्या हो गया 14 ईयर से, और ये जो है इतना, ये टोटल हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो टीचर की टोटल एज है। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी से इससे सवाल हो जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक वाले को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब तीसरा सवाल हमारा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट इज रिड्यूस्ड बाई 4 व्हेन द टॉपर हु स्कोर्ड 90 मार्क्स इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू स्टूडेंट, हाउ मैनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट हैव। तो अगेन आई थिंक जो है आपका मेथड वन है वो काफ़ी ईजी है, आप सभी में अप्लाई करके उसको उससे जो है कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं उसको अब नहीं कराता हूँ। आपका जो मेथड टू है मैं उससे सभी क्वेश्चन को कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 20 स्टूडेंट हैं, तो मैं लिख लेता हूँ S1 S2 और S20 हो गए। क्या बोल रहा है कि जब जो है टॉपर, मैं टॉपर किसी एक को मान लेता हूँ, सपोज ये मेरा है टॉपर और इसके मार्क्स है 90, और इसको रिप्लेस किससे किया है, इससे इसको रिप्लेस कर दिया किसी एक नए स्टूडेंट से। तो यहाँ पर जो है अगर मैं एवरेज मान लेता हूँ कि सबका इनिशियल क्या था, x है, ठीक है, इन सभी का एवरेज है x, तो मैं x से सभी को रिप्लेस कर दिया। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब न्यू स्टूडेंट S1 को रिप्लेस कर रहा है तो जो जितना भी है जो एवरेज है वो 4 से रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें से भी 4 माइनस हो गया, इसमें से भी हो गया, इसमें से भी 4 माइनस, इस तरह से सभी में से 4 माइनस हो जाएगा। यानी कि अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो मेरा टोटल सम था S1 से S20 तक का, उसमें से A4 ये सभी जो है माइनस माइनस हो गए। ठीक है, यानी कि कितने माइनस हुआ, 4 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 80 मार्क्स जो रिड्यूस हो रहे हैं वो किसकी वजह से रिड्यूस हो रहे हैं, इस NS जो न्यू स्टूडेंट है उसकी वजह से। ठीक है, और जो मेरा टॉपर था उसका कितना मार्क्स था, 90 मार्क्स था। यानी कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो टॉपर है उससे जो है 80 मार्क्स कम है न्यू स्टूडेंट का मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा न्यू स्टूडेंट का मार्क्स क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से तो इतना 80 मार्क्स रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा एवरेज है वो क्या हो जाएगा, x-4 होगा। ठीक है, जो मेरा फॉर्मूला होता है an इंटू एन होता है, इसी में मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। an को क्या कर दिया, x-4 इंटू में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है, 20 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 20 इंटू x-80 हो गया। तो जो 20 इंटू एक्स है वो क्या है, वो तो मेरा इनिशियल एवरेज है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियल एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर सेम इसी फॉर्मूला में मैं पुट करूँगा तो x हो जाएगा an और n की वैल्यू हो जाएगी 20, तो 20x तो मेरा इनिशियल हो गया। लेकिन जो -80 हो रहा है वो किसी एक की वजह से होगा, और वो तभी होगा जब कोई इसमें रिप्लेस करे किसी को, या फिर किसी को आपने हटा दिया। ठीक है, तो जब आप किसी को हटाओगे तब तो अलग सीनरी हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी को रिप्लेस करते हो तो अगर सपोज कि यहाँ पर कुछ नंबर ऐड हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो
जिस बंदे ने रिप्लेस किया है उसका जो है मार्क्स ज़्यादा होगा, तभी तो इसमें ऐड होगा टोटल सम में। ये क्या है मेरा, ये जो है मेरा टोटल सम है। ये क्या है, टोटल सम है। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है क्या है, टोटल सम का फार्मूला है। टोटल सम इक्वल्स क्या होता है, जो एवरेज इनटू में एन होता है। ठीक है, इसी से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इतना आएगा। बाकी आप मेथड 1 से देख सकते हो कि कैसे सॉल्व होगा। अगेन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यहाँ पर है कि एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी इज 48 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर ये रहेगा मेरा मार्क्स। एवरेज मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी इज 48 मार्क्स। तो ए बी और सी मैंने क्या किया, सभी को रिप्लेस कर दिया 48 से। अनदर स्टूडेंट डी ज्वाइंस द ग्रुप एंड द न्यू एवरेज बिकम्स 44 मार्क्स। तो जब डी ज्वाइन कर रहा है, मैंने यहाँ पर डी को ज्वाइन कराया और डी के ज्वाइन करने की वजह से इसमें से -4 हुआ, इसमें से -4 और इसमें से भी -4 हुआ। यहाँ पर ध्यान देना कि मैं रिप्लेस नहीं करा रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है, एक जो है और ऐड किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से चीज़ें काम करेंगी उस पर अब थोड़ा सा हमें फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरा आ जा रहा है एवरेज 44 मार्क्स। अब जो है ये 4 मार्क्स किसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, इस डी की वजह से। अगर मैं ये चीज़ बोलता कि अगर डी के मार्क्स 48 होते तो क्या मेरा 4 माइनस होता किसी में से, नहीं होता। अभी भी मेरा एवरेज क्या रहता है, मेंटेन रहता 48। लेकिन डी के जो मार्क्स हैं वो कुछ कम होंगे। ठीक है, उसी वजह से इनमें से 4 माइनस हुआ है। तो जितना भी नंबर माइनस हुआ है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी कि डी का मार्क्स अगर कुछ है, डी है, उसमें मैंने अगर 4 इंटू 3 किया तब जा कर के मुझे क्या मिलेगा, 44 मार्क्स मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डी का मार्क्स हो जाएगा 32। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अनदर स्टूडेंट ई हु हैज़ 3 मार्क्स मोर देन डी ज्वाइंस द ग्रुप। ई का बोल रहा है डी से 3 मार्क्स मोर देन 35 ज्वाइंस द ग्रुप। द एवरेज ऑफ 4 स्टूडेंट बी सी डी एंड ई बिकम्स 43 मार्क्स। अब देखिए, पहला मेरा ग्रुप था ए बी सी डी, इसका एवरेज था मेरा 44। अब क्या किया, ई ने ज्वाइन किया और बी सी डी और ई का जो एवरेज हो गया 43। यहाँ पर इसने डायरेक्ट नहीं बोला है कि ए को रिप्लेस करा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो किस तरह का कॉम्बिनेशन है, बी है, सी है, डी है और ई है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ए की जगह पर क्या आ गया, ई आ गया और एवरेज इनका क्या हो गया, 43 हो गया। तो यहाँ पर जब आप रिप्लेसमेंट करा रहे हो तो अगेन आपका जो फॉर्मूला ये था कि टोटल सम क्या हो जाएगा, ए एन इंटू में एन। ठीक है, तो जो आपका ए एन है वो क्या 43 है। ठीक है, यानी कि कितने से रिड्यूस हो रहा है, जो इनिशियल वाला था आपका 44 माइनस 1 इतना हुआ, इंटू में क्या है आपका 4 है। तो इंटू में हमने 4 कर दिया, तो ये तो मेरा हो जाएगा 44 इंटू में 4 इनिशियल वाला -4। जो मेरा टोटल जो 4 माइनस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ई की वजह से हो रहा है। यानी कि ई का मार्क्स क्या होगा, ए से 4 कम होगा ई का मार्क्स। ठीक है, यानी कि मुझसे पूछा है कि ए का कितना मार्क्स है, तो ए का मार्क्स हो जाएगा ई प्लस 4 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा ई की 35 है तो हो जाएगा 39। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट है सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम उसी पैटर्न पर सॉल्व होने वाला है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेंसडे वाज 27 एंड ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 24। तो
तो इसको हम क्या लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसको मैं रिप्लेस करूँगा 27, 27, 27। अगेन बोल रहा है कि ट्यूसडे टू थर्सडे, तो ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे और यहाँ पर मेरा आ गया थर्सडे। तो क्या हो जा रहा है 24, ये भी 24 और ये भी 24 है। थोड़ा सा अगेन आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मंडे को रिप्लेस कर रहा है थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 27 माइनस यहाँ पर 3, ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, जो मेरा ये वाला सम है इसको मैंने क्या लिखा है, सम इतना इंटू 3, और मेरा आ जाएगा 27 इंटू 3 माइनस में 9, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पर 3 माइनस किया, यहाँ पर 3 माइनस किया, यहाँ पर 3 माइनस किया, जब रिप्लेसमेंट कर रहा है तो 9 से टोटल सम जो है कम हो जा रहा है, और वो किसकी वजह से हुआ, थर्सडे को आने की वजह से, यानी कि मंडे में से -9 होगा तब जाकर के थर्सडे का टेम्परेचर मिलेगा मुझे। ये तो हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अगेन जो है दूसरा हमारे यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज, थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो अगर है 2/3 ऑफ द टेम्परेचर ऑन मंडे, तो पूछा गया है थर्सडे का क्या टेम्परेचर है, तो जो भी मंडे है उसको मैं रिप्लेस करूँगा थर्सडे वाले से, तो यहाँ से मुझे मंडे का मिल जाएगा 3/2 थर्सडे, तो 3/2 माइनस 1 थर्सडे इक्वल्स 9, तो थर्सडे की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगा मेरा 1 यानी 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी से सॉल्व होगा, यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उसको यूज करके। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि मैं फार्मूला यूज किया हूँ। अब जो है मेरा यहाँ पर है एवरेज स्पीड पर क्वेश्चन है, और इसमें क्या है कि ए पर्सन कवर्स हाफ इज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 किलोमीटर पर आवर, रिमाइंडर हाफ बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। तो अगेन जो है वही है कि आप जो है वो वाली गलती मत कर देना कि एवरेज स्पीड में क्या होगा S1 + S2 + S3/3 कर दिया, वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई क्या होता है उसका एग्जैक्ट फार्मूला, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो हाफ जर्नी जो है 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर जो हाफ बचा हुआ है इसमें से भी उसका हाफ 30 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो है 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से जा रहा। तो अब जो है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ ये x है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये वाली x/2 हो जाएगी, और ये वाली टोटल ये भी x/2, ये वाली इतनी x/4, अगेन ये वाली भी x/4 मुझे मिल गई। तो x/2 अपॉन में हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा x/4 अपॉन में 30, और प्लस x/4 अपॉन में 10, और यहाँ से जो है मैं क्या करूँगा, x तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा बचेगा 1/120 प्लस 1/120 प्लस 1/40, और अगेन मैं इन सभी का एलसीएम लूँगा तो मेरा 120 आएगा, 1 + 1 प्लस और 3 और एक 5, 120/5 2 और 24 किलोमीटर पर आवर। आप एक बार ट्राई देख लेना, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी कराने हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी हम करेंगे जिससे कि सारी चीज़ें कवर भी हो जाए और कम टाइम भी लगे। और इसमें अब अगला क्वेश्चन है, ए स्कूल हैज़ ओनली 3 क्लासेस that contain 10, 20, 30 students respectively. The pass percentage of these classes are 20, 30 and 40% respectively. Find the pass percentage of the entire school. तो ये जो सवाल है इसको कराने के लिए 2 मेथड है कि आप जो परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लो, और दूसरा जो है हमारा है वेटेड एवरेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले मैं वेटेड एवरेज के बारे में आपको बताता हूँ, फिर जो इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो वेटेड एवरेज कुछ नहीं है,
सिंपल सा जो हमारा एवरेज है उसी को ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। और इसमें होता है कि अगर सपोज कर लो कि मेरे पास काफ़ी ग्रुप है, ठीक है, और मुझे क्या पता है कि इस ग्रुप का एवरेज पता है, जो भी क्वांटिटी उस क्वांटिटी की मुझे एवरेज पता है। सपोज मैं यहाँ पर N1 पर्सन है, N1 नंबर ऑफ पर्सन है, और उनका जो एवरेज एज है वो है X1। ऐसे N2 पर्सन इस ग्रुप में, उनकी एवरेज एज जो है वो X2 है, ठीक है। ऐसे तीसरा ग्रुप जो मेरा है इसमें N3 पर्सन है, N3 नंबर ऑफ पर्सन है, और इनका जो एवरेज है वो है X3। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर इन सभी लोगों को मैंने ऐड यहाँ पर कंबाइन कर दिया, ठीक है, और कंबाइन करके एक नया ग्रुप बनाया है जिसमें टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, इतने नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो इनको अगर मुझे इन सभी पर्सन का इस ग्रुप का मुझे एवरेज अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करूँगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स जो भी टोटल आपका सम होगा क्वांटिटी की अपॉन में n, कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो टोटल सम क्या हो जाएगा, तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पर टोटल सम कैलकुलेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3। इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने सभी देख लिया है। और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने टोटल नंबर हैं, पर्सन है, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, यही है। तो N1 प्लस N2 प्लस N3, और यही आपका जो फॉर्मूला निकल करके आया ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन नया तब हो जाता है जब इसी फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो, और ये जो है एलिगेशन वाले चैप्टर पूरा एकदम बना देता है, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन इस पे वाला सवाल हम देखते हैं जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है, फिर इससे मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से एलिगेशन वाला हमारा फॉर्मूला आता है। तो जो 3 क्लासेस हैं, मैं बोल सकता हूँ एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेरे पास है, ठीक है। इसमें कितने स्टूडेंट हैं, 10 हैं, 20 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं। और पास परसेंटेज बोला है कि 20, 30 और 40% रेस्पेक्टिवली ये जो है इनका पास परसेंटेज है, यानी कि जो क्लास 1 है उसमें से कितने पास हुए, 10 इंटू 20/100। इस वाले से कितने पास हुए, 20 इंटू 30/100। और इस वाली क्लास से कितने पास हुए, 30 इंटू 40/100। इतने इतने बंदे इसमें से पास हुए हैं। तो टोटल पास परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो अगेन जो है कि N1 की वैल्यू क्या है, फिर X1, ठीक है, फिर N2 इंटू X2। तो सिमिलरली जो हमारा हो गया N1, और ये हो जाएगा मेरा X1 N2 और X2 N3 और X3, और अपन में N1 प्लस N2 प्लस N3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा मेरा 6, यहाँ से मेरा आ जाएगा 12, ठीक है। ये मैंने N1 X1 N2 X2 और N3 X3 कैलकुलेट कर लिया है। मुझे क्या करना है, सभी को ऐड भी करना है। मैंने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 20। और जब एवरेज आप निकालोगे तो 20 अपॉन में जो N1 था 10 प्लस 20 प्लस 30, ये मेरा आ जाएगा 60, ये आ गया 1/3। लेकिन क्या पूछा, परसेंटेज पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि परसेंटेज ऑफ द इंटायर स्कूल, फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ द इंटायर स्कूल, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 33.33%। ये मेरा एक तरीका है कि अभी आप जो है ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो वेटेड एवरेज का, तो आप जो है इससे इन्फ्लुएंस होकर के यही फार्मूला आपको याद आया, तुरंत आपने इसको अप्लाई कर दिया। दूसरा आपका जो है आपको पता ही है कि ये हमने सिमिलर जो है काम किया है, जैसा कि हम परसेंटेज वाला कैलकुलेट करते हैं उसका, तो कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि वेटेड एवरेज बहुत कुछ अलग चीज़ नहीं है, काफ़ी जो है सिमिलर है जो हमारे एवरेज होता है उसी के। और यहाँ पर जो आप सवाल यहाँ पर सॉल्व कर रहे हो ये एकदम सिमिलर है जो हमारा परसेंटेज वाला क्वेश्चन होते हैं उससे सॉल्व करने वाले थे, ठीक है। लेकिन अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन वाले में थोड़ा सा यहीं से पूरी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एलिगेशन में आपको क्या बोलता है,
आपको एलिगेशन में बोला जाता है कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी है, एक दूसरी क्वांटिटी है, मैंने इन दोनों को मिक्स किया और मुझे जो एक तीसरी क्वांटिटी मिली, इसका प्राइस है, ठीक है। एक क्वांटिटी का प्राइस है, बोल देगा कि x रुपये है और इस क्वांटिटी का प्राइस y रुपये है, और मैंने इन दोनों को एक रेशियो में यहाँ पर जो है m और n रेशियो में मिक्स किया। तो अब जो है मैं इस नई क्वांटिटी को बेच रहा हूँ एक अलग प्राइस में, ठीक है। तो जो अलग प्राइस है वो क्या होगा, उसको फाइंड कर लेगा, कभी जो है x की वैल्यू फाइंड करने को बोल देगा, मतलब इस तरह का चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है कि ये मेरा एक ग्रुप है, ये मेरा एक दूसरा ग्रुप है, ठीक है। और मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। अब जो है इसका एक एवरेज जो आएगा, मेरा जो भी प्राइस होगा या फिर जो भी चीज़ होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो मेरी क्या आएगी, उसी को मुझे कैलकुलेट करना होता है। तो वही मेरा फार्मूला जो है यहाँ पर दो लोगों के लिए सिर्फ अप्लाई होता है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, an इक्वल्स x1 n1 प्लस x2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। और इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो ये n1 प्लस n2 इक्वल्स x1 n1 प्लस x2 n2। यहाँ से n1 वाले टर्म्स एक तरफ कर लूँगा, तो an माइनस x1 इंटू n1 इक्वल्स x2 माइनस an और यहाँ पर n2। तो n1 अपॉन में n2 मुझे मिल जाएगा x2 माइनस an अपॉन में an माइनस x1। और ये चीज़ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ an माइनस x2 अपॉन में x1 माइनस an, ठीक है। तो यही वाला मेरा फॉर्मूला है, जो ये एलिगेशन का फॉर्मूला है। इसको आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ठीक है। इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको वेटेड एवरेज के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके 3 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी वहाँ पर मिक्स करनी होती है, तो आप जो इस बेसिक फार्मूले को अप्लाई करते हो, ठीक है। बाकी हम थोड़ा सा उसमें भी देखेंगे कि इसी फॉर्मूले को कैसे हम मॉडिफाई करके, ठीक है, वहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और काफ़ी कम टाइम में हम सभी सवालों को करेंगे। तो इसलिए इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरह से हमने एवरेज वाले से एलिगेशन में गए हैं। अब जो वापस आ जाते हैं, ठीक है, वापस आकर के इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ऐड किया है, तो उसको जो आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से भी उसको सॉल्व कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, अगर नहीं सॉल्व होता है तो। यहाँ पर जो है अब अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल इज 15 ईयर्स। व्हेन द प्रिंसिपल्स एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज डिक्रीजेज बाई 1 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द प्रिंसिपल। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने एक किया था पीछे, ठीक है। तो आप जो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट, मैं इसको लिख सकता हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, S1 S2 S3 S24 है। और इनकी जो है एवरेज एज दिया है 15 ईयर्स, तो मैं सभी को 15 से रिप्लेस कर सकता हूँ। और प्रिंसिपल भी है। फिर क्या बोल रहा है कि जब प्रिंसिपल को एज को एक्सक्लूड किया जा रहा है, यानी कि इसको हटा दिया, तो जब इसको आप हटाओगे तो क्या होगा, 15 साल तो ऐसे ही हट जाएगा, और बाकी क्या हो रहा है कि इन सभी लोगों का एक एक साल कम हो जा रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो मेरा टोटल है उस टोटल में से इतना माइनस हुआ, ये वाला, और A15 भी साथ में माइनस हुआ। लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो तभी हो रहा है जब आप प्रिंसिपल की एज को उस पूरे में से हटा दे रहे हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल की एज डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगी, 15 प्लस में आपके 24 स्टूडेंट हैं, तो 24 इंटू 1 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 39 ईयर्स, ठीक है। बहुत ही ईजी है।
और आई थिंक जो है ये वाला आगे के लगभग काफ़ी क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि हमने डिस्कस किया है। तो आप सभी को ट्राई कर सकते हो एक एक बार, फिर इसका जो है सोल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पर है कि द एवरेज वेट ऑफ 3 men A, B and C is 84 kg. Another man D joins the group and the average becomes 80 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D, replaces A, then the average weight of B, C, D and E becomes 78 kg. what the age जो है वेट क्या है A का, ठीक है। तो अब देखिए A हमारा है, B है और C है, इन सभी का एवरेज वेट कितना है 84 है। फिर क्या बोल रहा है कि डी जो है ज्वाइन करता है तो इनका एवरेज 80 हो गया, यानी कि जैसे ही डी ने ज्वाइन किया इसमें से भी 4 माइनस हुआ, इसमें से भी 4 माइनस हुआ और ए 80 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो 4 माइनस हो रहे हैं ये किसी न किसी वजह से होगा, क्योंकि अगर जो है कोई इसमें आएगा नहीं, ऐड नहीं होगा या फिर कोई इसको छोड़ेगा नहीं जो भी ग्रुप है, तब तो कोई भी नंबर इसमें से ना ऐड होगा ना इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसको लीव करता है, कोई ऐड होता है, तो हो सकता है कुछ नंबर ऐड भी हो और कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो, उसी की वजह से। तो यहाँ पर जो डी ज्वाइन कर रहा है उसकी वजह से ये जो है 12 नंबर्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो टोटल सम है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 12 नंबर्स यहाँ पर जो आपका डिक्रीज हो रहा है वो क्या करेगा, डी को जो है इंक्रीमेंट कराएगा इसकी वैल्यू को, और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके यहाँ पर 80 तक ला रहा है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, जो डी का वेट है वो और प्लस में 12 इक्वल्स क्या हो जा रहा है 80 kg तक जा करके हो रहा है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा कि जो डी का वेट है वो क्या है 68 kg। और फिर क्या बोल रहा है कि ई जो है इफ़ अनदर मैन हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी से 3 kg मोर देन है तो 71 kg ई का वेट है। अब जो है ये अगेन मैं इस ग्रुप को लिखूँगा ए बी सी डी और इनका एवरेज है 80। इसमें क्या कर रहा है बी सी डी और ई यहाँ पर आ गया, तो इनका एवरेज आ जा रहा है 78 78 78 और ए भी 78 है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें सब में से 2 माइनस हो रहा है, और क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ई ने रिप्लेस किया है ए को। तो जो टोटल सम है आपका वो कितने से माइनस हो जा रहा है 8 माइनस हो जा रहा है, ठीक है। 8 kg से वो यहाँ पर माइनस हो जा रहा है टोटल सम, और किसकी वजह से हुआ, ई की वजह से हुआ, क्योंकि ई ने रिप्लेस किया ए को। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए में से 8 को मैं माइनस करूँगा तो ई का वेट आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल सम है वो मेरा कम हो रहा है, किसकी वजह से, ई की वजह से, यानी ई का वेट कम है और ए का वेट क्या है ई से ज़्यादा है। तो ए मेरा हो गया ए माइनस 8 इक्वल्स ई, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ई प्लस 8 यानी कि 79। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो सवाल है सिमिलर क्वेश्चन हमने अगेन किया है, तो इसको मैं अभी लीव करता हूँ और ये जो है आपके लिए रहेगा, आप इसको खुद जो है ट्राई कीजिए और इसका जो भी आंसर है वो जो है कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो एकदम सिमिलर है, बिल्कुल भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो हमने पीछे का क्वेश्चन किया है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब अगला क्वेश्चन है एज के ऊपर है। इसमें 3 years ago the average age of A, B and C was 27 years and that of B and C 5 years ago was 20 years. Age present age is, तो यहाँ पर जो है 5 साल बाद B और C की एज थी 20 years, तो करंट में क्या हो जाएगा B और C की एज में बोल सकता हूँ 25 इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर है 3 years ago ए बी और सी की जो एज थी 27, तो अब करंट में उनकी एवरेज एज क्या होगी 30 years,
क्योंकि 3 साल पहले थी और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका एवरेज इस तरह से गिवन हो तो जितने साल पहले दिया है या फिर बाद का दिया पूछा जाएगा आपको उतना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो यहाँ पर जो एवरेज आ जाएगा प्रेजेंट टाइम पर वो 30 ईयर्स का है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जैसे ही मैंने ए को यहाँ पर ऐड किया, इन सभी की एज जो है +5 ऐड हो गई और इसकी जो एज हो गई यहाँ पर 30 ये भी हो गई, ए भी 30 हो गई और ए वाली एज भी 30 हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए की प्रेजेंट एज क्या है, ये चीज़ हमें पूछा है। तो प्रेजेंट एज जो है ए की, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ +5 इसमें ऐड हुआ है, +5 इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 ईयर्स इस ए की वजह से यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है और करंटली इसका 30 ईयर्स है। तो एग्जैक्ट क्या है, ए की वैल्यू 30 और प्लस में 10, ठीक है। जो भी यहाँ पर एवरेज 10 जो टोटल सम यहाँ पर हो रहा है, मतलब कि एक टोटल जो इंक्रीमेंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ए की वजह से ही हो रहा है। तो 10 तो वहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ और 30 इधर इंक्रीमेंट होगा, तो टोटल आपका 40 इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि इसकी जो परसेंटेज हो जाएगी 40 ईयर्स हो जाएगी। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। तो इसमें है कि हमारा अजित तेंदुलकर हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स, इफ इन द 10th इनिंग ही स्कोर्स 100 रन्स देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स, हिज न्यू एवरेज इज। तो नया एवरेज क्या होगा वो पूछा है यहाँ पर। तो जैसे कि है कि 9 इनिंग्स है और क्या बोल रहा है कि एवरेज यहाँ पर दिया नहीं है कि एक्चुअल में उसका क्या एवरेज है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ I1 I2 और I9 और सभी का यहाँ पर जो है इनका एवरेज मैं मान लेता हूँ x है मेरा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं x से सभी को रिप्लेस कर सकता हूँ, मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मेरी जो 10th इनिंग है उसमें 100 रन्स बनाए, ठीक है। अब इससे इस 100 की वजह से क्या हो रहा है कि सभी का, यानी कि ये जो x है इसमें 8 ऐड हो गया, इसमें 8 ऐड हो गया और इसमें भी 8 ऐड हो गया। तो मैं ये चीज़ अब बोल सकता हूँ कि इस 100 की वजह से जो मेरा टोटल सम है वो क्या हो रहा है, कुछ इंक्रीमेंट हुआ। और वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीमेंट हो जा रहा है मेरा ये 8 इतने से, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस 100 की वजह से ही हुआ है ऐसा। तो एवरेज अभी मुझे नया नहीं पता है क्या होगा, लेकिन इतना मुझे पता हो गया कि इस 100 में से ये जो भी नंबर्स हैं ये सब्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। ये जो भी नंबर्स हैं मेरे सब्ट्रैक्ट हुए हैं और वो नंबर मेरे गए हैं जो I1 से लेकर के I9 तक है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा यहाँ पर आएगा ये मेरा होगा न्यू एवरेज। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 8 × 9 ये टोटल है, यानी 72 रन्स ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो मेरा नया एवरेज है उसको यहाँ पर हमने लिख लिया और उसके बाद जो रन बचा है उसको इसने डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 100 रन इसने टोटल बनाया और इस 100 में से कुछ जो रन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे तो न्यू एवरेज मिल सकता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 72 को माइनस किया तो मेरा आ जाएगा 28। तो जो मेरा 28 है ये मेरा न्यू एवरेज होगा। सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी में आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो मेरा टोटल सम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं किसी एक को रिप्लेस कर देता हूँ तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर किसी एक को यहाँ पर जो ऐड कर देता हूँ जो मेरा टोटल सम है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरह से आप जब सोचोगे तभी आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। अब जो ये वाला सवाल है ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको एक और भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो इसमें क्या एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो मैं यहाँ पर 10 न करके
यहाँ पर दे सकता हूँ 20 मल्टीपल्स या फिर 100 मल्टीपल्स, ठीक है। क्योंकि आप जब 10 की बात करते हो तो आप हो सकता है सोचो कि 7 प्लस 14 प्लस मैं क्या करूँगा, ऐसे जो है 70 तक ऐड करके अपॉन में 10 करके कैलकुलेट कर लूँगा, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 100 तक का करो, फिर क्या करोगे, करते ही रह जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना पड़ेगा। और वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि मेरा 7 और 14 21 इस तरह से जो 28 आएगा, ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है। जिसका जो है कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल सम का फॉर्मूला होता है दो होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, और दूसरा फार्मूला मेरा होता है n/2 a प्लस l। तो जो मेरा l है, ये l का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। n जो हमारा होता है कि कितने नंबर आप जो है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या है, 10 जो है आपके मल्टीपल्स आप 7 करोगे तो क्या होगा, आप ये 10 यहाँ पर 10 जैसे कि 70 तक लिखोगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 10 नंबर्स होंगे, तो वो आपका n हो गया। ये होता है आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो आपका a होता है, और आपका d होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जब आपको कॉमन डिफरेंस पता हो और आपको फर्स्ट टर्म पता हो और कितने नंबर्स हैं वो पता हो, तब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हैं और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है, उसका कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई करूँगा, ठीक है। और जो ये लास्ट टर्म वाला आता है, ये अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें देखूँ दोनों फार्मूले को, जो मेरा ये फर्स्ट वाला है और ये मेरा सेकंड वाला है, इन दोनों को मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर आप a को लिख सकते, 2a को लिख सकते हो a प्लस a, और इस वाले a के साथ इसको जब आप कंबाइन करोगे तो वही आपका आ जाता है l, यानी कि ये वाला मेरा फार्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल सम इन दोनों फार्मूले में से जो भी मेरा सूटेबल फार्मूला रहेगा उससे कैलकुलेट करूँगा, तो मेरा आ जाएगा टोटल सम अपन में कितने नंबर्स हैं वो n की वैल्यू लिख करके, और मैं एवरेज आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मेरा, कि मैं जो भी जितने भी मेरे से नंबर्स का पूछ लेगा मैं इससे क्या करूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, देखते हैं क्या है। The marks obtained by Hare Rama in mathematics, English and biology are respectively 93 out of 100, 78 out of 150 and 177 out of 200. Find his average score in percentage. तो इसको मैं दो मेथड से बताता हूँ। अभी आप तो एक जो है एवरेज वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसकी वजह से आप जो एकदम इन्फ्लुएंस होकर के डायरेक्ट एवरेज के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को अप्लाई करोगे, ठीक है। तो एक तो है कि आप जो है अगर एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते हो तब क्या करोगे कि जो भी आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं सभी को ऐड करोगे, 93 प्लस 78 प्लस 177, और अपन में कितना आपका टोटल बन रहा है, ठीक है। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 और 150 और 200 सबको ऐड करोगे, 100 प्लस 150 प्लस 200, और आपका क्या पूछा, एवरेज स्कोर इन परसेंटेज इंटू 100 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा। ये तो आपका मेथड 1 हो गया। दूसरा मेथड होगा कि भाई हमें जो है हम इन्फ्लुएंस हो गए कि हम एवरेज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा एक ग्रुप हो गया जिसमें हम बोल सकते हैं कि 93 में से 93 मार्क्स उसको मिले 100 में से, दूसरा हमारा हो गया 78 मार्क्स मिले 150 में से, और तीसरा 177 मार्क्स मिले 200 में से। तो मैंने इनको इस तरह करके वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करने का ट्राई किया। तो इसका परसेंटेज मैं निकालूंगा, इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, ये मान लिया x आया, ये y आया, ये z आया, ठीक है। और ये सभी को मैं क्या करने वाला हूँ, फिर ऐड करूँगा, ठीक है। इन सभी को फिर ऐड करूँगा। मेरा क्या होता है n1 x1, तो ये मेरा हो गया n1 x1 प्लस में n2 x2, ये मेरा दूसरा हो गया, प्लस में n3 x3, ये मेरा तीसरा हो गया। सबको ऐड किया जो कि x y z मैंने लिख दिया, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अपॉन में अब आप क्या लिखोगे,
आप ये चीज़ अगर लिख दिए 100 + 150 + 200 तो एक गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। और जब परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हो तो वो होता है 100 में से हमेशा। परसेंटेज क्या होता है, हमेशा 100 में से होता है। तो अब आपको ये 100 + 150 + 200 नहीं लिखना है, अब आपको यहाँ पर 100 + 100 + 100 लिखना है, तब आपका जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। तो ये आपका मेथड 2 हो गया। आप दोनों को कैलकुलेट करना और देखना कि क्या जो है इसमें इस तरह से सेम आंसर आ रहा है, या फिर जो है जब आप इसको 100 + 150 + 200 करते हो तब आ रहा है। आपका इस तरह से दोनों सेम आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही आप 100 + 150 + 200 करोगे आपका यहाँ पर आंसर गलत आएगा। ठीक है, और इसका बेसिक सा रीज़न है कि आप यहाँ पर जो भी परसेंटेज जब कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका परसेंटेज जो भी होता है वो 100 में होता है हमेशा। ठीक है, और अगेन सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि हमने पीछे एक किया था और एक जो हमने वहाँ पर दिया था कि आप खुद ट्राई करना, इस वाले को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको खुद ट्राई करना, ये आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हैं और आपको सभी को जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो हमने अभी ट्रिक देखी है इसको भी आप अच्छे से कमांड कर पाओगे कि इसको कैसे हम यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और इसी की हेल्प से आप जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है एवरेज का लगभग पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है जितने टाइप के हों सभी को कवर कर लिया है। एक आपके एडवांस लेवल के थोड़े से बन सकते हैं जिनमें और कुछ चीज़ें जैसे प्रॉफिट लॉस और बाकी चीज़ों को हम कंबाइन करके देख सकते हैं। तो अगर आप जो है उनको भी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी कभी आएगी, लेकिन जितने भी आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड होते हैं इतने में ही आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना। मैं ट्राई करूँगा कि आपके उस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका डाउट है उसको सॉर्ट आउट करूँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।